अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर हम बॉन्डिंग से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, एटॉमिक रेडियस और स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, केमिकल बॉन्डिंग, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। डेफिनेटली इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये बनता क्यों है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस का क्या रोल है, क्या एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम होती है या एनर्जी ऑफ द सिस्टम ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसके अलावा केमिकल बॉन्ड अगर बनना चाहता है तो उससे एटम्स को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर का हमारा हिस्सा है। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। देखें, केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले आप एक एग्जाम्पल देखें। हाइड्रोजन रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करती है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसे यहाँ लिखूंगा 1/2। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसमें हुआ क्या, केमिकल कम्बिनेशन हुआ है। केमिकल कम्बिनेशन का क्या मतलब है, एटम्स ने आपस में बॉन्ड फॉर्म किए हैं। उन बॉन्ड्स की हम बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स बनती हैं। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपली मिक्स कर दूंगा तो वो मिक्सचर कहलाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट the compounds which are made from chemical bond। तो ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, रिएक्टेंट्स ने जो बॉन्ड्स बनाए हुए थे उसमें हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, यानी कि हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है और बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट आई नीड टू टेल यू कि ये जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से एटम जुड़ा हुआ है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे नहीं जुड़ा हुआ किसी ग्लू के साथ या किसी और वजह से। देयर इज अ रीजन कि ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हो सकता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हो, गेन किए हो, डिपेंड अपॉन मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये खैर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से परमानेंटली जुड़े हुए हैं, अनटिल अनलेस इनको मैं एनर्जी देके तोड़ता नहीं हूं या इनका केमिकल रिएक्शन करवा के नए बॉन्ड्स नहीं बनाता। अब होगा क्या, रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं वो पुराने बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो भी पुराने हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स में पहले से मौजूद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स जो मॉलिक्यूल बना रही है वो टूटती है और नई प्रोडक्ट बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अगर तो आयंस मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम अपने साथ जोड़े होते हैं। अब ये जो मैं एरो लगा रहा हूं, ये वाली चीजें क्या है जो इन एटम्स को होल्ड करके रख रही हैं, जो कभी रिएक्टेंट्स में टूट रही हैं, प्रोडक्ट्स में बन रही हैं, यानी कि इसमें टूट रही हैं, इसमें न्यू फॉर्म हो रही हैं। ये क्या चीजें हैं, ये हैं बॉन्ड्स। सो बॉन्ड इसका मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई जो एटम्स को जोड़ के रखती है, जो एटम्स को हेल्ड करके रखती है आपस में। जो जरूरी नहीं कि मैं अगर एटम्स की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूं सोडियम का क्लोरीन के साथ, तो इनके रिएक्शन से बनता है सोडियम क्लोराइड। नाउ दिस सोडियम क्लोराइड इज एक्चुअली फॉर्म बाय द आयंस। यानी कि हुआ क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां आ जाएगा 1/2। अच्छा, हुआ क्या है, इसमें सोडियम और क्लोरीन ने आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया। नाउ दिस केमिकल बॉन्ड इज नॉट सिंपली सेम एज फॉर्म्ड इन वाटर, इट इज डिफरेंट बट स्टिल इट इज अ केमिकल बॉन्ड। क्यों, इसमें सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस है वो आपस में जुड़े हुए हैं। देखें, इस कंपाउंड में
और इस कंपाउंड में एक फर्क है, इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन द एटम्स बना हुआ है, और सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बिटवीन द आयंस बना हुआ है। तो बात यूं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस को जोड़ के रखे आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, एटम्स को जोड़ के रखे कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए, या आप यूं समझ लें कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स और आयंस को जोड़ के रखती है कंपाउंड्स के अंदर, वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A chemical bond is a force of attraction that holds two or more atoms या आयंस, जरूरी नहीं कि एटम्स को होल्ड करे, जैसे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस को होल्ड करती है। देखें, केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं। अगर रिपल्शन होती तो वो होल्ड कैसे करती है एटम्स को, वो तो दूर फेंक देती है एटम्स को एक दूसरे से। असल में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स और या अगर कंपाउंड आयन से मिलकर बना उनको होल्ड करके रखती है कंपाउंड के अंदर। तो मैं यहां आगे इसको बजाय इसके इतना लिखूं, मैं आगे लिख लेता हूं, इन आ कंपाउंड, दिस विल बी फुली वेल डिफाइंड डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स बात यूं है कि अगर आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहें तो आप इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड और वाटर लिख सकते हैं। दोनों कंपाउंड्स हैं और दोनों में जो एटम या आयंस जुड़े हुए हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। केमिकल बॉन्ड की ना बहुत सारी किस्में हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ये सारी टाइप्स केमिकल बॉन्ड की हम पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड के अंदर एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होती है। हाँ, एक आपका क्वेश्चन जरूर जहन में अपीयर हो रहा होगा, ये बन क्यों रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन क्यों रही है। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से आपस में एटम्स जुड़े होते हैं, या एक एटम दूसरे एटम के साथ अटैच होता है, या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जुड़ता है। और मेटालिक बॉन्ड में भी एक केमिकल बॉन्ड की मौजूदगी होती है जिसकी वजह से वो मेटल क्रिस्टल बना रहे होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसे क्या वजह है कि एटम्स जो है ना वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि केमिकल कम्बिनेशन करने का मतलब ये है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, नए बॉन्ड बना रहे हैं, या वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं किसी दूसरे से। ज़रूरी नहीं कि एटम्स सिर्फ और सिर्फ दूसरों से ही बॉन्ड बनाते हैं। मसलन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाए। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद एनी अदर एटम से, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद क्लोरीन, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद फ्लोरीन और नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अगर कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड आपस में भी बन सकता है, किसी और एटम से भी बन सकता है। हाँ, चार्जेस ऑपोजिट आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं बना सकता क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन? द फर्स्ट कॉज इज to attain electronic configuration of noble gases. Second, अच्छा, सेकंड पहली तो है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड रीजन फॉर द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज टू कीप पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ
सिस्टम एट मिनिमम। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर बॉन्ड बनाना है तो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो अपनी एनर्जी रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। मिनिमम आती है तो वो खुद को मिनिमम एनर्जी पे स्टेबल फील करता है। अब क्वेश्चन ये अपीयर होता है, इन दोनों काम करने से केमिकल कॉम्बिनेशन तो हो गया, लेकिन इन दोनों कामों का एटम्स को क्या फायदा होगा? असल में एटम्स ये दोनों काम करके स्टेबल हो जाते हैं। एटम्स इन दोनों तरीकों से खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए हो रहा है कि एनर्जी मिनिमम हो जाए और ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस पूरी हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं और फिर उसको डिस्कस करता हूं। हाइड्रोजन, ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के साथ और दो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, लिथियम, ब्रिलियम, और यहां मैं लिख लेता हूं हीलियम। ऐसा करते हैं, किसी और कलर से लिखते हैं। और फिर मैं लिखता हूं सोडियम, सोडियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब मैंने ना दो कैटेगरीज बनाई है और जान के मैंने ये दो कैटेगरीज बनाई है। मैं करने क्या जा रहा हूँ? मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं जो इधर लिख रहा हूँ इनके अगेंस्ट नोबल गैसेस मैं बताने ये जा रहा हूँ कि कुछ एटम्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रुप 1, उसके अंदर होता है हाइड्रोजन सबसे पहला, ठीक है। फिर दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है लिथियम। ये दोनों की कोशिश होती है कि हम हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अगर मैं हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हीलियम जो होता है उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका एटॉमिक मास होता है 4। खैर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंडिकेटेड बाय एटॉमिक नंबर। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो होगी 1s2। अगर मैं हाइड्रोजन की लिखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। अब इस हाइड्रोजन की कोशिश होगी कि अगर ये किसी मेटल से बॉन्ड बनाएगा, मतलब सोडियम के पास जाता है, सोडियम से कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूंगा और मैं खुद को स्टेबल फील करूंगा। यानी कि इसकी कोशिश होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में कर ले। अगर ये ऐसा कर लेता है तो ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो डेट इज आल्सो पॉसिबल। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों बना सकता है। खैर, समहाउ अभी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है। नाउ लेट्स कंपेयर विद द लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। अब स्टूडेंट्स, बात यूं है कि अगर इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बनानी है, यानी कि नोबल गैसेस जैसी जो इसके मुताबिक बन सकती है, वो है ये 2s1 को, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज कर दे, निकाल दे। अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले आए? लिथियम अपने ऊपर चार्ज ले आए +1, तो ये हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। अगर आप गौर से देखें तो 1s2 जो है ये ऊपर वाले हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। ऐसे एटम जो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करते हैं ताकि वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें, ऐसे रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। अब जरूरी नहीं कि हर एटम डुप्लेट रूल को फॉलो करता हो। कुछ एटम्स हीलियम के अलावा जो बाकी नोबल गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स की कोशिश होती है कि किसी तरह हम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें। फॉर एग्जांपल मैं नियोन की बात करता हूं। अगर मैं नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा नियोन, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 10। अच्छा, 1s2 2s2 2p6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? ये है इसका वैलेंस शेल, इसमें है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन।
8 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल में होना नोबल गैसेस के अंदर ये शो कर रहा है कि इनकी बाकी इससे जो इसके पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश है कि वो इस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें। 8 इलेक्ट्रॉन का अटेन करने की कोशिश कहलाएगी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। तो ऑक्टेट रूल क्या हुआ? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यहां मैं पहले फ्लोरीन को डिस्कस कर लूं, देन मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अगर मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो लिखूंगा 1s2 2s2 2p5। अब 5 का मतलब यह है कि इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोशिश है किसी तरह मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं और अपने 8 पूरे कर लूं। तो ये क्या करेगा? किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे सोडियम से गेन कर लिया, और अपने 8 पूरे कर लेगा। अब एटम्स की ये कोशिश कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लूं, ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? यहां हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। ऑक्टेट रूल attaining 8 electrons in valence shell by different atoms। तो ऑक्टेट रूल क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अटेन करने की जो आप यूं समझ लें करने की जो कोशिश है वो ऑक्टेट रूल पूरा करने की तरफ जाएगी। तो ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना वैलेंस शेल के अंदर। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं हीलियम को छोड़ के उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। अब बात यूं है कि मैं जब कहता हूँ ना कि 100% केमिकल कम्बिनेशन करते हुए ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की बात करूं तो ये गलत होगा। ज़रूरी नहीं कि हर एटम ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, यानी कि वो उसकी कोशिश, ये मैं कहना चाहता हूं कि हर एटम की कोशिश होगी कि वो ऑक्टेट रूल पूरा करे। सम टाइम नहीं, उससे पास भी कर जाते हैं, ऑक्टेट रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने आउटर मोस्ट शेल में गेन कर लेते हैं। उसको समझने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल समझना पड़ेंगी कि क्या हमारा ऑक्टेट और डुप्लेट रूल हर एलिमेंट हर वक्त फॉलो करता है। अक्सर फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एलिमेंट हर वक्त फॉलो ही नहीं करता, नो इट फॉलो, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, उसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट यहां पे मैं ना एक कंपाउंड लिख रहा हूं BF3। इसमें बोरॉन ने किया क्या हुआ है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इससे शेयर कर रहा है। टेक्निकली 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के और 3 जो इसने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग के दौरान फ्लोरीन के साथ जो शेयर किए 3 अपने 3 फ्लोरीन के, तो टोटल इसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 की है। 1 फ्लोरीन 1 करता है, 3 फ्लोरीन 3 करेंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। तो इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसे चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी तरह अकोमोडेट करे ताकि 8 पूरे हों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। PCl5 की बात करूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसमें होता यूं है कि फास्फोरस जो होता है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। तो 5 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 5। तो टोटल इसके इर्द गिर्द फास्फोरस के इर्द गिर्द शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपीयर हो रहे हैं? 10। 8 तो अपीयर नहीं हो रहे, 8 इसने करने होते तो 4 बॉन्ड बनाता, इवन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 अपने कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 किसी और के शेयर होते हैं, तो 8 पूरे हो गए। इसमें ऑक्टेट रूल से आगे जा रही है बात, इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसमें ऑक्टेट रूल से नीचे जा रही है बात, इसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। सो जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड पे आप हर वक्त ऑक्टेट रूल लगाते रहें, मैक्सिममली अप्लाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें ये ऑक्टेट रूल से डेविएशन आ जाती है। बट समहाउ हम अभी यही समझेंगे कि हमारे एटम्स जो हैं वो केमिकल कम्बिनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लें।
अब एक बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, नोबल गैसेस अगर ऑक्टेट और डुप्लेट रूल रखती हैं तो वो स्टेबल होंगी अनस्टेबल होंगी? आप खुद सोचें, सारे एटम्स की दौड़ ही किस तरफ है? नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इसका मतलब नोबल गैसेस जो होंगी वो स्टेबल कन्फिग्रेशन रखती हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती। जब वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती तो इस वजह से उनका नाम हमने दे दिया नोबल गैसेस। नोबल गैसेस असल में 0 ग्रुप या 8A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। स्टूडेंट, ये सारी नोबल गैसेस जो होती हैं बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती। बहुत कम ऐसे कंपाउंड्स हैं नोबल गैसेस के, स्पेसिफिकली जीनोन के। मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे लिख दूं तो 2 कंपाउंड जस्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, XeF4 Xe जीनोन ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। ये 2 कंपाउंड फॉर एग्जांपल हैं तो काफी लिखे हुए, लेकिन कुछ ही कंपाउंड है नोबल गैसेस के जो स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप हीलियम और नियोन के कंपाउंड्स की बात करो तो वो केमिकल कम्बिनेशन ही नहीं करते, क्योंकि उनके नज़दीक केमिकल कम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आल्दो जीनोन ने भी ऑक्टेट रूल पूरा किया होता है, लेकिन अपने लार्ज साइज की वजह से समहाउ ये रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। मगर नोबल गैसेस जनरली रिएक्टिविटी शो नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अटेन हुए होते हैं, लिहाजा वो रिएक्शन की तरफ जाता ही नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। सो सारे एटम्स की कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरह नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए कैसे स्टेबल होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कुछ लूज कर रहे हैं, और कुछ की कोशिश हम शेयर कर लें। यानी कि आप यूं समझ लें कि स्टेबिलिटी अटेन करने के 3 मेथड है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 पूरे कर लो, इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 पूरे कर लो, इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 पूरे कर लो। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती हैं। कुछ एलिमेंट है जैसे कार्बन हो गया, जब नॉन मेटल से बॉन्ड बनाती है, कार्बन हाइड्रोजन से बनाए, हाइड्रोजन फ्लोरीन से बनाए, या ऑक्सीजन से क्लोरीन से बॉन्ड बनाए, इन 2 केसेस जब नॉन मेटल से बॉन्ड बनाती है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करती है। समहाउ किसी तरह भी उन्होंने ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं वो। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट, एनर्जी चेंजेस पढ़ने से पहले 2 बातें समझे। पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक सिस्टम के अंदर 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी बात। अगर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सेम चार्जेस हैं, देखिए ऑपोजिट चार्जेस से ये क्या सेम चार्जेस, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है कम होने की बजाय। सो मैं यहां लिख देता हूं, अट्रैक्शन अगर होगी तो सिस्टम की एनर्जी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर रिपल्शन होगी तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे इसका मतलब ये है सर, ज्यादा एनर्जी तो हमारे फायदे में नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि किसी तरह सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो हम तो अनस्टेबल हो जाएंगे, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी तो हम स्टेबल होंगे, यानी कि आपने सिस्टम की एनर्जी कम करनी है। इट मीन्स टुवर्ड्स द अट्रैक्शन आना है, और अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम और आयंस जो उनको होल्ड करके रखती है, तो अगर वो होगी तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी नीचे जाएगी, कम होगी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना मैं एक डायग्राम को समझाता हूं। देखें, ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं जो इस लेवल पे हैं, इनमें ना अट्रैक्शन है हाइड्रोजन एटम्स में, ना रिपल्शन है। जब वो अट्रैक्शन नहीं कर रहे, रिपल्शन नहीं कर रहे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? 0। अट्रैक्शन करो
एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन करो एनर्जी बढ़ जाएगी। ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो मैं कहूँगा कि जो इनकी एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। स्टूडेंट ये ग्राफ की शक्ल ऐसी इसलिए है, मैं पहले ये ज़रा मेंशन कर लूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज़ीरो लेवल पे है। ये ग्राफ की शक्ल ऐसे इसलिए है क्योंकि ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहा हूँ। देखें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं वाई एक्सिस, अगर मैं ये है सेंटर से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है, अगर मैं सेंटर से नीचे जाता हूँ तो वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती हैं। अगर मैं ये वाई लेस होगी वैल्यूज, अगर मैं सेंटर से इस डायरेक्शन में जाता हूं तो एक्स एक्सिस इंक्रीज करती हैं वैल्यूज। तो अगर मैंने दो ऐसी वैल्यूज को कंपेयर करना है जिसमें एक बढ़ रही हो एक कम हो रही हो, यानी कि वाई एक्सिस पे वैल्यूज कम हो रही हो और एक्स एक्सिस पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही हो, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनाऊंगा। डेट्स व्हाई आपको ये जो नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये है सेंटर जहां दो डिफरेंट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है, उसमें ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि वाई एक्सिस डाउनवर्ड शो करता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एनर्जी की वैल्यू नीचे की तरफ कम हो रही है। अच्छा, और इस तरफ एक्स एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा हो रही है, किसकी? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स की। ये देखें हाइड्रोजन मैंने दूर दूर बनाया है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम कम होता जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, और अगर मैं इधर जाऊंगा तो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। देखिए जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे के करीब करता हूं तो होता क्या, होता यूं है कि हाइड्रोजन के एटम से ये दूर दूर है, ठीक है, ये करीब करीब आए, ये न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब इनमें अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अब एक वक्त आता है कि ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो मैक्सिमम हो जाती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो मिनिमम हो जाती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वो पॉइंट है जिस पे ये इतना करीब आ गए हैं कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो गई हैं, और ये वो पॉइंट है जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो गई हैं। अब इस पॉइंट पे ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्यों? फोर्सेस और अट्रैक्शन इनको होल्ड कर लेगी। अब हो क्या रहा है, देखें मैं जैसे जैसे इनको करीब लाता जा रहा हूं ना, मैं इनको नीचे की तरफ लाता जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर इनको पहले जीरो एनर्जी थी, फिर माइनस में हुई और माइनस में हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, तो जब ये ऐसे वैल्यू पे आ जाएंगे जहां पे इनकी एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम हो जाएगी, ये बॉन्ड बना लेंगे मिनिमम। स्टूडेंट्स अब देखें, मैं जरा इसका एनर्जी ग्राफ बनाता हूं। शुरू में इनकी एनर्जी ज्यादा थी, इस लेवल पे जीरो, अब उन्होंने एनर्जी कम करते गए, सिस्टम की एनर्जी कम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और वो इस लेवल पे आ गई। यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये लेवल बन गया मेरे पास और ये मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई। इस दौरान इन्होंने किया क्या, इस दौरान इन्होंने जो एनर्जी लूज की वो की -436.45 किलो जूल पर मोल। और ये जो एक दूसरे के करीब आए ना, तो डिस्टेंस बिटवीन देम पता है कितना है? डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्चुअली 75.4 पिकोमीटर। जब ये डिस्टेंस और इतनी एनर्जी रिलीज कर दी तो फोर्सेस और अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई, फोर्सेस और रिपल्शन मिनिमम हो गई। यानी कि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज्ड डिस्टेंस अटेन कर लिया जिस पर आके दोनों स्टेबल हो गए। अब कॉम्प्रोमाइज हो गया इनका, अब इनमें बॉन्ड बन गया है। सो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस अटेन करने का मतलब है कि उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब अगर मैं इनको एनर्जी देता हूं, इस पॉइंट पे आ गए हैं, ये बॉन्ड बन गया है,
अगर मैं ये दो हाइड्रोजन एटम है, इनका आपस में बॉन्ड बन चुका है, अब मैं इसको एनर्जी देता हूं, तो ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी लेके ऐसे ही रहेंगे, ये एनर्जी गेन करके बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देंगे। पहले क्या किया, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लूज करते गए, नीचे आ गए, अब एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, अपना पहले से मौजूद बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली इनकी एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनमें जो बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा। याद रखिएगा वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाती है। ये वैल्यू जो इन्होंने रिलीज की थी, ये वाली वैल्यू जो इन्होंने रिलीज की थी बॉन्ड बनाने के लिए, इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये अगर एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है तो उसकी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, डेफिनेटली जितनी उन्होंने रिलीज की थी उतनी एनर्जी आप दोबारा दे देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो आप 436.45 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दे दें तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो जितनी एनर्जी रिलीज करके बॉन्ड बनाते हैं उतनी एनर्जी गेन करके बॉन्ड तोड़ भी देते हैं। तो आसान लफ्जों में ये हो गई एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, और ये हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। ये दो हाइड्रोजन एटम्स में बॉन्ड बना है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पे आ जाएंगे, वो एक सर्टेन वैल्यू का होगा। ये नहीं है कि हाइड्रोजन एटम अगर बना है तो एनर्जी तो इतनी रिलीज होगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आएगा। टेक्निकली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड द सेम डिस्टेंस इज अपीयर्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। और आप इतनी एनर्जी उसे दोबारा दे दें, वो बॉन्ड तोड़ देगा, तो हम इसे कहेंगे एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। याद रखिएगा, ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी या ये वैल्यूज की जो न्यूमेरिकल फिगर है, यानी कि 431 की बजाय होती 4360, तो इसका मतलब ये होना था बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये छोटी वैल्यू होती 10 तो इसका मतलब बॉन्ड बहुत वीक है। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये प्रिडिक्ट करती है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। जितनी वो एनर्जी ज़्यादा लूज करके आएंगे उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्टूडेंट दूसरी बात याद रखिएगा, जब आप ये ग्राफ बना रहे होते हैं तो एनर्जी डाउनवर्ड डिक्रीज कर रही होती है और इस टाइम डिस्टेंस बिटवीन द एटम इंक्रीज कर रहा होता है टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और यहाँ पे ये जो मिनिमम एनर्जी है सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम हो जाती है, हम कहते हैं यहाँ पे बॉन्ड बन गया। कितनी एनर्जी रिलीज करके, 0 से 436.45 रिलीज करके, यानी कि माइनस इतनी अमाउंट, और गेन करके वो एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बन जाती है, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब होकर बॉन्ड टूट जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिससे आपके इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और ये सारे एमसीक्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको तसल्ली से समझें और फिर आप इनको रिवाइज भी करें। तो सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम नोबल गैस। अच्छा, दो तरह की नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन है, एक है डुप्लेट, एक है ऑक्टेट। डुप्लेट रूल कहता है कि आप आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करें, ऑक्टेट रूल कहता है कि आप आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करें। 2 इलेक्ट्रॉन यूजुअली पहले 3-4 एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम जैसी हो जाए। बाकी सारा पीरियोडिक टेबल की किसी ना किसी हद तक कोशिश होती है कि वो नोबल गैस जो है उनके पीरियड वाली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें या उससे पहले वाले पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। जो हीलियम है ना वो फॉलो करती है डुप्लेट रूल को, बाकी सारी नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह सारी जो हैं वो फॉलो करती हैं ऑक्टेट रूल को। तो ऐसे एलिमेंट्स कुछ मौजूद हैं जो फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल या हीलियम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। उसमें हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्राइड,
H-1। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक तो पहले ही होता है हाइड्रोजन के पास, दूसरा वो किसी से मेटल से गेन कर लेता है। लिथियम खुद को कन्वर्ट करता है लिथियम +1 में, लिहाजा उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वो लूज करके अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को मौजूद रखता है, तो ये भी वही काम करेगा। बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप। बेरिलियम के ऊपर आप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो यूजुअली +2 चार्ज मेंटेन करता है। मुझे कैसे पता लगा, मुझे ये कंपाउंड याद है बेरिलियम क्लोराइड का, जिसमें क्लोरीन बेरिलियम से 2 इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इस पे चार्ज है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश में है। सो अपेरेंटली ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो हीलियम नोबल गैस वाली, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वाली बात को मानते हैं, उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड MCQ। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, द एलिमेंट नीड्स how many electrons to satisfy its valence shell? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। देखें, ऑक्टेट रूल कहता है कि आप ऐसी नोबल गैसेस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो टेक्निकली इसका जो आंसर है वो आप लगाएंगे C, 8। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन अ कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल? इनमें से कौन से एलिमेंट है जो इनके कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता? फॉर एग्जांपल मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से। 3 पहले उसके पास है, 3 फ्लोरीन के शेयर करके आ गए, टोटल 6 हो गए। ये तो ना ऑक्टेट में है ना डुप्लेट में है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। सोडियम इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज कर देता है, क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं निचले शेल से। सो सोडियम तो फॉलो कर रहा है सोडियम क्लोराइड में। फास्फोरस इन PCl5, PCl5 के अंदर फास्फोरस जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर कर रहा है, तो 5 + 5 = 10। तो टेक्निकली ये तो ऑक्टेट रूल से भी ऊपर निकल गई है बात। सो इसमें ऑप्शन होगी A एंड C, क्योंकि ये दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे ऑक्टेट रूल को। 8 होने चाहिए ना। फॉर एग्जांपल सोडियम फॉलो कर रहा है, वो उसके इनर शेल में, आउटर मोस्ट से पहले वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होता है, फिर 1 होता है। 1 वाला वो लूज कर देता है, नीचे से 8 इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। सो ये तो फॉलो कर रहा है। कौन नहीं फॉलो कर रहा? फॉलो नहीं कर रहा फास्फोरस और बोरोन। ये ऐसे डेविएशंस हैं जो ऑक्टेट रूल से पॉसिबल हैं। यूजुअली पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की टर्म्स में भी हम ले सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, ऑक्टेट रूल से आगे की तरफ जा रहा है। बोरोन नेगेटिवली डेविएट कर रहा है, ऑक्टेट रूल से पीछे की तरफ आ रहा है। सो डेविएशन पॉसिबल है ऑक्टेट रूल से। हमारे सामने बहुत से कंपाउंड भी हैं जो डेविएशन करते हैं, बट समहाउ हमारे इस MCQ का जो आंसर होगा वो D होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर समझ आया होगा और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो आप ज़रूर याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।